हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट है और इस मॉक टेस्ट में आपको 40% देखने को मिलेंगे और यह एक मॉक टेस्ट है जो कि अच्छे लेवल का है। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। कंप्लीट मॉक टेस्ट को वॉच करना है आपको। सेशन पसंद आएगा आपको ज़रूर। प्रश्न नंबर 1 है, किसी कूट भाषा में FOR यानी कि इसको ये लिखा जाता है और इसको जो है ये लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इसको जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग भी जो है 6 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, वेरी इजी है। एफ को जो है यहाँ पर ये जेड लिख रहा है और ओ को जो है पी लिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आर को क्या लिखा जाएगा। आर को यहाँ पर ये एक्स लिख रहा है तो आर को आप जो है एक्स लिख दीजिए। एक्स जो है ऑप्शन सी ऑप्शन डी में है। ए को क्या लिख रहा है, ए को ये यहाँ पर देखिए ए को ये जे लिख रहा है तो ए को आप जे लिख दीजिए। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे XJOBP, यहाँ तक तो ये सेम है दोनों में, बस आगे का ही चेक कर लेते हैं, यानी कि पी तक ये सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। एन को क्या लिख रहा है, एन को देखें यहाँ पर एल लिख रहा है तो एन को आप एल लिख दीजिए। एल जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकल्प। ईजिली तरीके से आप इसको इस मेथड से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान फिल करना है। बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। यह किस शाखा से प्रमाणित होता है, महायान या फिर हियान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महायान। बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, इसकी पुष्टि दोस्तों महायान शाखा से होती है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंस ने रिक्त स्थान फिल करने में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी। तो ये सीधी सी बात कह रहा है कि जेम्स प्रिंस थे जो इन्होंने अशोक के शिलालेखों की व्याख्या की थी जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। व्याख्या कब की थी, 1837 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण करवाया गया था। तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो ये सही रहेगा। 1575 में जो है इबादत खाना का निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, राइट होगा ऑप्शन ए विकल्प, श्री गुरु नानक देव जी। तो ए राइट आंसर है। आगे देखिए, अच्छे लेवल के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ब्रह्म समाज के कह रहा है तो राजा राम मोहन राय, यहाँ पर डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि यहाँ पर जलियांवाला बाग दिया गया है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 आएगा। खिलाफत आंदोलन ये है आपका 1919। और यदि इसका मंथ देखें, क्योंकि 2 जगहों 1919 आया है तो यहाँ पर इसका मंथ होगा सितंबर 1919। चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, मार्च 1931 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था अगस्त 1940 को। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले ई आएगा, ई यहाँ पर ए सी और डी में दिया गया है। ई के बाद में ए आएगा और ऑप्शन ए में है और यहाँ पर डी में है। फिर उसके बाद में बी आएगा। देखिए सितंबर 1919 दिया गया है, फिर 1920 दिया गया है, तो फिर आपका बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विकल्प। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी प्रकार का जो है आरओ में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। संविधान में दिया गया
परिचयात्मक कथन जो संविधान के निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है उसे क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार, खंड, प्रस्तावना, अनुच्छेद, क्या कहा जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर देखिए, संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन, जो परिचयात्मक कथन संविधान में दिया जाता है, संविधान के निर्माण कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है, उसे कहा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही मोटी मोटी बातें मेंशन कर दी जाती हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 8 है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम बताना है भारतीय नगरों में। तो यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है, सभी को आराम से पढ़ेंगे। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं। क्या देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं हैं? बिल्कुल नहीं, नहरें भी तो है ना। तो यही सही नहीं है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। देखने में लग रहा था कि प्रश्न बड़ा ही लेंथी है, परंतु पढ़ने से जो है आंसर आराम से कभी कभी मिल जाता है। चलिए अन्य फैक्ट को जो हम अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख प्रकार की मृदा है। कछारी मिट्टी देश के उत्तरी मैदानों की प्रमुख प्रकार की मिट्टी है। तो उत्तरी मैदानों में जो कछारी मिट्टी देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है उसका ही चयन करना है। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना विनियमन अधिनियम द्वारा की गई थी। देखिए कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर है ये, नहीं राइट पॉइंट है ये। तो दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सही रहेगा। भारत दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है, परंतु पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए क्यों ये गलत है। भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। यह स्थापित किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको जो है स्थापित किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमने आपको कहा था एक अच्छा मॉक टेस्ट है ये, और अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि यहीं पर जो सीख जाएंगे वो एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये आप सभी जानते हो भली भांति। अर्थवेद में जो है जादू टोना का वशीकरण आपको देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर आपका आ जाएगा 12। यहाँ पर देख लेते हैं, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे, यानी गुरु अर्जुन देव जो है गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तो यहाँ पर सही है, गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। तो गुरुमुखी लिपि संबंधित है गुरु अर्जुन देव से, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सरासर गलत है। प्रश्न नंबर आ जाता है आपका 13। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजशाही राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके अपने राज्य में मिलाने का काल अनुक्रम को लगाइए। झांसी, सतारा और संबलपुर। कल भी टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न आया था।
परंतु वहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो यहाँ पर भी मेंशन है, वहाँ पर 2 ऑप्शन अलग थे। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन आपको 100% जो याद कर लेने हैं। तो हमने कल आपको बताया था झांसी का जो विलय हुआ था वो कब हुआ था, 1853 में। 1853 में जो है इसको मिला लिया गया था। और सतारा को जो है कब विलय किया गया था इसका, 1848 में। एक और यहाँ पर नया है संबलपुर, इसको जो है 1850 में जो है राज्य में मिला लिया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर 3, 2, 1 यही इसका सही क्रम है। तो हमने कहा कि इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिला था ये आपको, और यहाँ पर मॉक टेस्ट में भी ये देखने को मिला है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माँ लक्ष्मी प्रमुख चेतक की पुत्री थी। माता कौशल राजवंश की एक राजकुमारी थी, तो ये भी यहाँ पर सही पॉइंट है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो बिल्कुल इनका जन्म जो है बनारस में ही हुआ था। तो यहाँ पर सही का चयन करना था दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्या व चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो ये प्रभुत्व इन्होंने स्थापित किया था। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। सही का चयन करना था। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट सही है। कुछ प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, परंतु इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है। आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को देख लीजिए, याद हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक क्लास को यदि वॉच करोगे तो निश्चित बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक क्लास को देखकर ही अगली क्लास आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, रेड ग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, गन्ना। न्यूनतम जल दक्ष फसल है ये, क्योंकि इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि अन्य फसलें यहाँ पर दी गई है इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मत जाइए, न्यूनतम लिखा हुआ है ना, बस ये याद रखना है कि न्यूनतम जल दक्ष की जो यानी कि लिस्ट वाटर एफिशिएंट जो फसल है उसके अंतर्गत गन्ना आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इसको जल की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 17 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है उसका चुनाव करना है। सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म को अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। मान्यता से बाहर रखे गए हैं ये कह रहा है। विधिज्ञ परिषदों बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में निम्न अधिकथित करने की शक्ति है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है। तो यहाँ पर देखना है, विधिज्ञ परिषदों यानी बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालयों को मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। किसको? विधिज्ञ परिषदों को। और यहाँ पर कहा गया था बाहर, मान्यता से बाहर रखे गए हैं, ये गलत पॉइंट लिखा हुआ है, बाहर नहीं रखे गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर आता है आपका 18, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध के 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता? देखिए इतना बड़ा प्रश्न इसने बनाया है, बड़े बड़े प्रश्न ही बना करके पूछेगा, परंतु इजी है, आप सभी जानते हो। अनुच्छेद 24 का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि के यूपीआई लेन देन शामिल किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2000 रुपये लेन देन जो शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन से विकसित किए हैं? इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दीजिएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर रहेगा विक्रम और कल्पना। यहाँ पर लिखा हुआ है 32 बिट
32 बिट लिखा हुआ है तो याद रखेंगे 3201, 3201 दोनों में ही लगा हुआ है। विक्रम और कल्पना नाम दोनों याद कर लीजिए, एक विक्रम है एक कल्पना है, ठीक है। इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने अंतरिक्ष के लिए भारत के पहले स्वदेशी हैं 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है और यहाँ पर इनके नीचे आंसर दिए गए हैं। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, बड़े जो सामंत थे उनको जो आवंटित की गई भूमि थी उसको क्या कहा जाता था या किस प्रणाली के अंतर्गत आते थे? तो यहाँ पर जागीरदारी प्रणाली, ठीक है, जागीरदारी प्रणाली इसके लिए आएगा। उसके बाद में मालगुजारी के इजरेदारों अथवा तहसीलों को आवंटित भूमि, तो मालगुजारी के लिए आएगा जमींदारी व्यवस्था, यानी कि ए का 1 है और बी का 4 है। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो ये था आपका रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रणाली था ये, जिसमें किसान को भूमि का मालिकाना हक जो है प्राप्त था, ठीक है। और यहाँ पर ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, जो ग्राम स्तर पर था ये थी महलवारी यानी महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें सभी गांवों के से जो है क्या लिया जाता था, वो कर लिया जाता था। तो यहाँ पर जो है यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर आपका आएगा 3, तो 1423, 1423 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे तो नोट कर सकते हो। ग्राम स्तर पर की गई भूमि राजस्व बंदोबस्त महलवाड़ी आता है और बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली आएगा, ठीक है। और ये लास्ट में प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि रैयतवाड़ी प्रणाली। चलिए प्रश्न नंबर आपका 22 है जो कि रीजनिंग का प्रश्न है और इसको कर लेते हैं। पी, देखिए यहाँ पर इसको ये लिखा जाता है दोस्तों और इसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर पी का नंबर डाल लेते हैं, 16 होता है और क्यू का 17 होता है। आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस हो रहा है, तो ऐसे आप यहाँ पर कर लीजिए। एस में एस का होता है 18, 1 प्लस करेंगे, एस का होता है 19, 1 प्लस करेंगे तो टी आ जाएगा, और टी तो सभी मेंशन है। उसके बाद में आप जो है लास्ट वाले को देखिए बस, टी का नंबर 20 होता है और यहाँ पर एस का नंबर 19 होता है, यानी कि 1 कम हो रहा है, तो यहाँ बी से 1 कम कर दीजिए तो कितना आएगा, ए आएगा। तो हमको लगता है कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप ऐसे एग्ज़ाम में कर सकते हो इसको, तो यहाँ पर यही आंसर रहने वाला है, आप चाहे तो कंप्लीट भी कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, ये एक मैथ का प्रश्न है, वो भी साधारण ब्याज का है, ईजी है। 8% की दर से 3 वर्षों के लिए 2 लाख रुपए की मूल राशि पर साधारण ब्याज आपको बताना है। तो 8 तिया 24 और 24 दूनी 48, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर है। आप चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन आएगा यानी कि 2 लाख रुपये यहाँ लिखिए, फिर उसके बाद 8% गुणा 3/100 हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, ये वेरी इजी है, ये भी सरल करें। यहाँ पर ये क्या है, 2 की मल्टीपल हो रही है गुना, यहाँ पर भी दोनों की मल्टीपल गुना हो रही है। तो आप एक काम कीजिए, इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं हम, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ दीजिए और एक बार आप इसको घटा दीजिए, इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यहाँ पर 52 में आप जो है 48 को जोड़ दीजिए और फिर यहाँ पर 52 में से आप 48 को घटा दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 52 में से 48 जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 100 गुना 4 करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। और जिसको ना फॉर्मूला पता हो तो 52 की गुना 52 में कर लीजिए और 48 की गुना 48 में कर लीजिए, फिर आप इसको घटा दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। एक एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होता है आर के लिए। प्रश्न नंबर आपका 25 है, कथन कांड का प्रश्न है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। आपने ये लाइन पढ़ी होंगी
और पढ़ी हैं तो फिर आंसर यहाँ पर चुन लेना है कि ए आएगा या फिर बी आएगा। तो मुझको तो लगता है कि ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। देखिए, घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, ये इसका रीज़न है। और अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना होता था। तो 10-20 का ये आंकड़ा है, याद कर लीजिए। फिर से रीजनिंग का प्रश्न आया है, चलिए कर लेते हैं। वेरी इजी होगा ये भी। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से और चौथा तीसरे अक्षर समूह से। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध तो इससे है और इसका इससे है, इसका हमको बताना है। वीडियो को यहाँ पर इसकी मत करो, क्योंकि प्रश्न आएगा तो लगाने का मेथड यहीं पर सीख लेते हैं, काम आ जाएगा। ए से बी हो रहा है और डी से सी हो रहा है, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। यहाँ पर भी देखिए 20 से 21 हो रहा है, एक बढ़ रहा है। और यहाँ पर एच का 8 होता है 8 और जी का 7 होता है, एक घट रहा है, यानी एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर लीजिए आप। 18 में एक बढ़ाएंगे कितना आएगा, एस आएगा, और ई में से एक घटाएंगे डी आएगा। परंतु ये तो भाई पूरा हल करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 15, यहाँ पर एम का 13 होता है, यहाँ पर ओ का 15, यानी कि 2 बड़ा है। तो सीधा सीधा देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम है। तो यहाँ पर अब फोर्थ ऑप्शन को चुन लेते हैं, ठीक है। आई का 9 होता है और जी का 7 होता है, यानी 2 कम हुआ है। तो 2 कम हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यू में से 2 कम कर दीजिए, ऐसा आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 45 है, यहाँ 180 है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है। यहाँ पर 1080 है और फिर 1080 है। देखिए ये यहाँ पर दोस्तों ऐसे चल रहा है, यानी कि इधर से इधर बढ़ रहा है और वैल्यू हो रही है आपकी बड़ी होती जा रही है। इसका मतलब इसने गुना किया होगा। यदि आप 9 में 5 की गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर आप देखें कि 45 में यदि हम 4 की गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर 180 में हम दोस्तों 3 की गुना करेंगे। आप यहाँ पर ये देखिए पहले 5 से गुना कर रहा था, फिर 4 से कर रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर 3 से गुना कीजिए। 18 तिया 54 होता है, तो 540, और 540 ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर यही रहेगा हमारा। फिर उसके बाद में 540 को आप 2 से गुना कर दीजिए, 1080 हो जाएगा। फिर 1080 को आप 1 से गुना कर दीजिए, फिर आपका आ जाएगा 1080। ऐसे इसने किया है, यानी 5 से लेकर के नीचे नीचे घटता चले गया है। सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फिर से एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में कह रहा है कि अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इधर साइड में बायां होता है, इधर साइड में दायां होता है। लेफ़्ट से राइट की साइड में आपको चलना है। तो यहाँ पर इनके स्थानों को काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक आप देख रहे हैं 4, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 20 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जोड़े दोस्तों या तो 4 5 के बनेंगे या फिर 5 4 के जोड़े बनेंगे। चलिए तो यहाँ पर मैं पहले 4 के जोड़े बना लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पर तुलना करिए आप दोस्तों, यहाँ पर इससे पहले से तुलना करेंगे। यहाँ पर पी है, यहाँ पर टी है। मुझे लगता है कि 4 का जोड़ा नहीं चलने वाला है, तो आप जोड़े बनाइए 5 4 के, 5 और 4 के जोड़े बना लीजिए। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर देखिए पहले की तुलना आप जो है सेकंड वाले से करिए। यहाँ पर टी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी टी लिखा हुआ है, बात सही है। तो यहाँ पर पी क्यू है, तो यहाँ पर पी क्यू आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर आएगा आपका पी क्यू और यहाँ पर आएगा आर एस। समझ रहे हैं ना आप, हमने पहले की तुलना दूसरे से कर दी है। तो आर एस और पी क्यू, आर एस
और PQ ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। अब आप जो है थर्ड वाले की तुलना फोर्थ वाले से कर लीजिए। यहाँ पर P लिखा हुआ है तो यहाँ पर P आएगा आपका, यहाँ पर P आ जाएगा, और यहाँ पर R लिखा हुआ है तो यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए PR यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो चुका है। उसके बाद में आप इनको यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर Q आ जाएगा और यहाँ पर S आ जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जब कभी भी आएगा ऐसे आप पेयर बना करके हल कर सकते हो। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 29 है। वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 आता है? सीधा ऑप्शन से कीजिएगा और आप भाग कर लीजिए कि संख्या को 15 से। तो जैसे ही आप 80 में भाग लगाएंगे 15 का तो 5 शेष बचेगा, ये नहीं चलेगा। 15 छिकी 90, कोई शेष नहीं बचेगा। फिर 15 से भाग करिए 220 को, 15 एकम 15 70, 15 चौका 60, नहीं बचेगा। तो डी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया है। देखिए यहाँ पर 230 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 एकम 15 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 बचेगा, 80, 15 पंजे 75, तो यहाँ पर 5 शेष बच रहा है। भागफल में 15 प्राप्त हो रहा है और शेषफल में 5 बच रहा है, तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। तो कुछ प्रश्न आपको ऑप्शन से ऐसे कर लेने हैं। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है, आप इसको निकाल सकते हो। किस तरीके से आगे बढ़ रहा है देख लेना है। यहाँ पर पहला आंसर इसने दिया हुआ है। प्रश्न नंबर आपका 31 है। उल्का है, उल्का क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी चुना है आपने, तो सही चुना है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश होता है उल्का। प्रश्न नंबर 32 है। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूमि क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। देखिए अगले ऑप्शन तो आगे दिए गए हैं, याद कर लेना है। सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, तो इसका रीजन ये है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में वहाँ पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। प्रश्न नंबर आपका है, इधर आ जाइए, 33। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय व्रत अस्तेज के नीचे नहीं डूबता या फिर दक्षिण ध्रुवीय व्रत पर अस्तेज से नीचे नहीं डूबता, दोनों में से एक आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन है, सीखने को मिल रहा है, तो राइट याद रखेंगे, ए है। 21 जून उत्तरी ध्रुवीय व्रत पर अस्तेज से नीचे नहीं झुकता है, नीचे नहीं डूबता है। 21 जून को कर्क रेखा और कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव, तो ऐसे रिलेट रखे करके याद रहेगा। नेक्स्ट, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है और इसका यहाँ पर इसका आंसर चयन करना है। सी राइट आंसर है। गो के हिम असप्तकों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ऐसे प्रश्न तो याद रहते हैं। देवाश्री बाराबंकी में, सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विकल्प, मदन मोहन मालवीय ने जो है इसका शिलान्यास किया था। और इसके शिलान्यास पर मुख्य अतिथि कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पूछ ले तो याद रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 37 है। ऑक्सीजन संकट का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन संकट का मुख्य कारण वनों की कटाई है या फिर समुद्री पारिस्थितिकी में परिवर्तन? तो वनों की कटाई दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। वैसे आंसर सी भी है, परंतु मेरे हिसाब से तो ए राइट आंसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर आपका 38 है। माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका का ऊर्जा केंद्र क्यों कहा जाता है? तो बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए तो इसको कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोनिंग की एक पहली सफल तकनीक से जन्मा पहला स्तनी कौन था? तो डोली भेड़ था, बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव जीनोम परियोजना, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करना, ऑप्शन तो नहीं है, यही राइट आंसर है, मानव डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करना। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्लास में हमने 40% कंप्लीट किए हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आने पर एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। आप तभी देख रहे होंगे कोई ऐड वगैरह नहीं चल रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि चैनल तो हमारा डीमोनेटाइज है, परंतु हम काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, पिन ही नहीं आ रहा है। घर पर 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो ये थोड़ी समस्या है भाई। चलिए, जो विद्यार्थी लाइक शेयर करते हैं उनका धन्यवाद। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट लिया है, इसको पढ़ लेते हैं। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना लॉन्च की है। इस योजना की घोषणा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में की थी। इम्पोर्टेंट है, महिला समृद्धि योजना को किसने जो है लागू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। ये भी क्वेश्चन अपने आप में। नेक्स्ट पर आते हैं, मुख्य बिंदु क्या हैं, जो विशेषताएं देख लीजिए यहाँ पर। वित्तीय सहायता योजना के तहत बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवार की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2500 रुपये प्रति माह जो इनको उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, और उम्र का मानदंड लाभार्थी महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो 21 से 60 की जो भी महिलाएं हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा, जो भी बीपीएल धारक श्रेणी में आती हैं, और 2500 रुपये उनको ये लाभ मिलने वाला है। ROARO मॉक टेस्ट ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल। फिर दूसरा पॉइंट लिया है प्रोजेक्ट हिफाजत। प्रोजेक्ट हिफाजत को जो पंजाब सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया है। इसे पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ से लॉन्च किया है। बस प्रश्न ये बन सकता है कि प्रोजेक्ट हिफाजत को किसने शुरू किया है? पंजाब सरकार ने शुरू किया है, और ये महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, जिसको जो चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर भी नीचे यही लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट हिफाजत की मुख्य विशेषता यह है कि महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य प्रकार के दुरुपयोग से उनकी रक्षा करना है, उनका बचाव करना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस बार जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।